Assalamu alaikum. Now we will study about three kingdom classification system. तो जैसे कि हमारे पास था थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में हमारे पास टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में दो किंगडम दिए हुए थे, किंगडम एनिमिलिया और किंगडम प्लांटाई थे। ठीक है, मतलब कि उनमें ये इशू था कि जो एनिमिलिया में किंगडम्स में ऑर्गेनिज्म मौजूद थे उसमें से कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे थे उन ऑर्गेनिजम्स के जो कि प्लांटाई के साथ रिलेट कर रहे थे, जबकि प्लांटाई में कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स एनिमिलिया के साथ रिलेट कर रही थी। ठीक है, इसी वजह से उन्होंने थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम परफॉर्म किया। तो थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को जिसने परफॉर्म किया था, मतलब जिसने इस पर वर्क किया था, वो साइंटिस्ट थे ई चैटोन। ठीक है, ई चैटोन ने थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को बनाया था। तो उन्होंने थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था वो बनाया था प्रोटिस्ट के लिए। ठीक है, प्रोटिस्टा के लिए उन्होंने थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम परफॉर्म किया था। तो इसमें उन्होंने यूग्लिना, अमोइबा, परमीशियम्स, ठीक है, इन सब ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने प्रोटिस्टा में रख दिया था थर्ड किंगडम में। इसके अलावा उन्होंने बैक्टीरिया, फंजाई, इन सब को भी किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया था। ठीक है, थर्ड किंगडम में रख दिया था, लेकिन इसमें मुख्तलिफ जब उन्होंने थर्ड किंगडम बनाया तो इसमें बहुत से मसले मसाइल पैदा होना स्टार्ट हो गए, क्योंकि बैक्टीरिया जो थे वो बैक्टीरिया और फंजाई वो बिल्कुल प्रोटिस्टा से डिफरेंट थे, वो बिल्कुल भी इसके साथ रिजेंबल नहीं हो रहे थे। इसलिए उन्होंने तो इसलिए इसमें काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल पैदा हो गए। तो इस पर हम एक और साइंटिस्ट थे अर्नेस्ट हैकल ने भी सबसे मेन काम इन्होंने ये किया था कि उन्होंने प्रोटिस्टा को क्लासिफाई किया था। मतलब कि अर्नेस्ट हैकल ने ही प्रोटिस्टा को क्लासिफाई किया था, जबकि ईचेतोन ने सिर्फ ये किया था कि उन्होंने दो ऑर्गेनिजम्स की बुनियाद पर, दो ग्रुप्स की बुनियाद पर ऑर्गेनिजम्स को थर्ड किंगडम में बता दिया था। ठीक है, थर्ड किंगडम दिया था प्रोटिस्टा को दो ग्रुप्स की बुनियाद पर। तो वो दो ग्रुप्स कौन से थे? एक था प्रोकैरियोट और एक था यूकैरियोट। ठीक है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, अगर हम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स को देखें तो अगर वो प्रोकैरियोट्स होंगे तो वो तो बैक्टीरिया होंगे, और अगर यूकैरियोट्स होंगे तो वो एनिमल्स होंगे। तो इस तरह काफ़ी मसले मसाइल पैदा हुए। तो अर्नेस्ट हैकल ने फिर प्रोटिस्टा को क्लासीफाई किया। तो अर्नेस्ट हैकल को इस प्रोटिस्टा के इस ग्रुप में बैक्टीरिया, फंजाई, बहुत से और भी सेल्स में ऑर्गेनिजम्स मिलना स्टार्ट हो गए। तो जैसे कि अब हम देखते हैं कि फंजाई को, ठीक है, फंजाई जो होता है, फंजाई में सेल वाल मौजूद होती है। ठीक है, सेल वाल फंजाई में प्रेजेंट होती है। तो अगर सेल वाल फंजाई में प्रेजेंट होती है तो एनिमल्स में तो सेल वाल मौजूद नहीं होती, एनिमल्स में सेल वाल मौजूद नहीं होती, लेकिन प्लांट सेल में सेल वाल मौजूद होती है। यानी कि फंजाई और एन प्लांट सेल्स का एक प्लांट्स का एक एक करेक्टरिस्टिक जो थी वो रिलेट थी कि उसमें भी सेल वाल मौजूद होती है, फंजाई में भी और प्लांट्स में भी। ठीक है, लेकिन सेल वाल फंजाई की सेल वाल्स में चिटिन मौजूद होता है, कैटिन। ठीक है, जबकि प्लांट्स के सेल वाल्स में सेलुलोज प्रेजेंट होता है। तो ये इसमें चेंजिंग आ गई कि उसमें तो किटिन मौजूद होता है, जबकि उसमें सेलुलोज मौजूद होते हैं। इसी तरह उन्होंने बताया कि अगर हम देखते हैं कि बैक्टीरिया को, तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं प्रोकैरियोट्स। ठीक है, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स होते हैं, जबकि एनिमल्स जो हमारे पास थे वो हमारे पास यूकैरियोट्स थे। ठीक है, प्रोकैरियोट्स जो थे उसमें चेंजिंग ये थे, प्रो जो होते हैं, मतलब कि प्रो का मतलब होता है बिफोर। ठीक है, कैरियोट्स मीन्स न्यूक्लियस, यानी कि बिफोर न्यूक्लियस, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि न्यूक्लियस की मौजूदगी से पहले ही वजूद में आ गए थे। जबकि यूकैरियोट्स का मतलब होता है ट्रू न्यूक्लियस, यानी कि उसमें उसकी ऑर्गेनिजम्स की मौजूदगी में ट्रू न्यूक्लियस भी मौजूद होगा। ठीक है, उसके वजूद में। तो इस तरह अगर हम देखें ऑटोट्रोफ और हेटेरोट्रोफ में, जो ऑटोट्रोफ होते हैं वो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। तो जो प्लांट्स थे वो ऑटोट्रोफ थे, जबकि एनिमल जो थे वो हेटेरोट्रोफ थे, क्योंकि वो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते थे। इसी तरह अगर हम देखें कि इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को, ठीक है, फंजाई के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देखें तो फंजाई का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो एब्जॉर्प्टिव होता है, यानी कि ये चीज़ों को जज़ब करते हैं। तो फंजाई जो होती है वो चीज़ों को जज़ब करती है। तो अगर हम देखें कि ओशंस वगैरह में जो फंजाई जो होती है वो अपने अंदर से एक सेक्रीट करती है। ठीक है, सेक्रीट करेगी तो वो जो जिस चीज़ को वो जिस ऑर्गेनल को वो सेक्रीट करती है तो वो किसी और करीब के ऑर्गेनिजम्स को जाके एक्सटेंड कर देगा, यानी कि उनको पैरालाइज कर देगा। जब वो ऑर्गेनिज्म पैरालाइज होकर फंजाई के करीब आएंगे तो फंजाई उसमें से बहुत से इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेगी।
ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ اپنے اندر ان کو جذب کر لے گی۔ اس طرح فنجائی جو کا موڈ آف نیوٹریشن ہوتا ہے وہ ایبزارپٹیو ہوتا ہے، جبکہ بیکٹیریا کا موڈ آف نیوٹریشن جو تھا وہ انجسٹ تھا، یعنی کہ وہ انجسٹ کرتے تھے، جیسے کہ اینیملس جو ہوتے ہیں وہ بھی ان کا موڈ آف نیوٹریشن بھی انجسٹ کرنا ہوتا ہے، وہ بھی انجسٹ ہی کرتے ہیں، جبکہ فنجائی جو ہوتے ہیں وہ ایبزارپٹیو ہوتے ہیں، وہ ایبزارب کرتے ہیں۔ اس طرح تھرڈ کنگڈم کلاسیفیکیشن سسٹم میں بھی بہت سے ایسے ایشوز پیدا ہونا اسٹارٹ ہو گئے، تو اس کے بعد انہوں نے 5 کنگڈم کلاسیفیکیشن سسٹم بنایا، یعنی کہ اس کے لیے انہوں نے تھرڈ کنگڈم میں تو انہوں نے پروٹسٹا کو بین کیا تھا، لیکن جیسے کہ پروٹسٹا اور بیکٹیریا بھی الگ الگ ہیں، یہ بھی اکٹھے ایک ہی گروپ میں نہیں رہ سکتے، تو اس لیے انہوں نے پروٹسٹا کو اور بیکٹیریا کو الگ الگ گروپس میں بیان کرنا اسٹارٹ کر دیا، ان کو الگ الگ گروپس میں رکھا، الگ الگ کنگڈم میں رکھا، تو اس لیے انہوں نے نیکسٹ ہمارے 5 کنگڈم کلاسیفیکیشن سسٹم پرفارم کیا۔ ٹھیک ہے، اوکے۔